हमको डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमारा क्या मतलब है। अब आपको पता है कि आपके पास अगर कोई कंडक्टर है ना, तो वो कंडक्टर क्यों है? वो कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। और सिंस ये फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है, तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वो कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सिंस हम इनको फ्री बोल रहे हैं, तो ये पूरे मेटल की बॉडी में या पूरे जो कंडक्टर है उसकी बॉडी में फ्रीली रोम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे रोम करते हैं, अब इस पे डिस्कशन करते हैं कि इनका मूवमेंट कैसा होता है। अब हमने जब हम किसी चीज को फ्री बोलते हैं, दैट मीन्स हम उसके मूवमेंट को अगर स्टडी करें, है ना, तो मूवमेंट इसका क्या है? रैंडम है। बट इसकी रैंडमनेस की ना एक लिमिट होती है। ठीक है, उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट ये है कि जैसे अगर आपका, ये हम माइक्रोस्कोपिक व्यू मान लें कि किसी भी कंडक्टर का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, तो अगर हम उसमें मेटल ले लेते हैं, तो मेटल आपको क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है ना, इलेक्ट्रॉन उससे चले जाते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस आपका बना देता है। तो पूरे जो मेटल है आपका, तो उसमें आप पॉजिटिव आयंस मान सकते हो। ठीक है, उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें आप पॉजिटिव आयंस मान सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आपके, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही रैंडम और हैphazard मोशन तो होता है उनका, लेकिन वो एक जगह से चलते हैं, इधर जाते हैं, ठोकर खाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर आ जाते हैं वापस। तो ऑन नेट मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट तो शो कर रहा होगा, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करता है। और जो ये मूवमेंट हर समय शो करता है ना बाय डिफॉल्ट, वो होता है ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी के कारण इसका मूवमेंट होता है और इसको हम बोलते हैं इसकी थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाना हमको। ठीक है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि किसी टेम्परेचर पर जो एक आपका मेटल का पीस है, पार्ट है, उसमें अगर जो जो आपको कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर एबल और केपेबल टू मूव ओनली एंड ओनली ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी है ना यार। इस थर्मल एनर्जी की वजह से इनके पास थर्मल वेलोसिटी आती है। और थर्मल वेलोसिटी कुछ इस तरह काम करती है कि आपका ना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दायरे से बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, वो उसी दायरे में सीमित रहता है, और उसकी वजह से जो उसकी जो नेट वेलोसिटी आती है ना, नेट वेलोसिटी, दैट कम्स आउट टू बी जीरो, बिकॉज वो ठोकर खाता खाता वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, इसकी नेट वेलोसिटी आपकी क्या होती है? जीरो होती है। तो हम क्या बोलते हैं, अब आपने पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपके व्हाट वी से इलेक्ट्रॉन्स को उड़ाने के बाद आपका न्यूक्लियस ही बचता है। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और वो आपके मूव करते नहीं है। ठीक है, मूव करने का अधिकार किसको है? सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन को है। तो आप कब बोलते हो कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, या फिर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, जब इसको इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब आप कह दोगे कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जनरेट होती है? फिर तो आप कंडक्टर को जनरेटर बोल दोगे, क्योंकि जनरेटर में हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नेट वेलोसिटी होती है ना, जो कि किसी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, किसी टेम्परेचर पे जो एक वेलोसिटी होती है उसके इलेक्ट्रॉन की, किसके इलेक्ट्रॉन की? किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन की, किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन की, वो जो नेट वेलोसिटी होती है ना, वो जीरो होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये नेट वेलोसिटी जीरो, तो अगर हमें इस कंडक्टर में करंट दौड़ाना है, तो कंडक्टर में करंट दौड़ाने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिसिटी दौड़ानी है। हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करे, है ना। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया है, ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पर व्हाट वी से एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का यहाँ पे, वही इसके एंड पे स्टैब्लिश कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी। फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस दायरे में लगती है? जिस दायरे में लगती है, किस वजह से लगती है? क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स लगती है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है, दैट मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट वी से गिविंग राइज टू सम फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज फील्ड में है इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको क्या बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग के लेक्चर में, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो फोर्स होती है ना, उसका एक्सप्रेशन ही होता है माइनस ई ई, वेयर दिस माइनस शोज दैट
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ मतलब लेफ्ट से राइट जा रही है, तो आप पर इलेक्ट्रॉन की लगने वाली जो फोर्स होगी वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी, ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन आप क्या लेते हो? देखो करंट का डायरेक्शन इसी साइड आप लेते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भले ही आपके इस साइड बह रहे हैं, लेकिन आप जो आपका सिस्टम है, जिस तरह से हमने सिस्टम स्टैब्लिश किया है फिजिक्स में, तो उस हिसाब से जो आपका व्हाट वी से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, या करंट का जो हमने डायरेक्शन माना है, दैट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो आपका करंट का डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही होगा, ठीक है। वैसे करंट का डायरेक्शन होता है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ सेंस क्या होगा करंट के फ्लो करने का, ठीक है। क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि ये स्केलर लॉ ऑफ व्हाट वी से स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। सिंपली मतलब आप मानो कि कोई ये मतलब एक पॉइंट है, यहाँ पर I1 आ रहा है, यहाँ पर I2 आ रहा है, तो यहाँ से निकलने वाला करंट I3 होता है। मतलब यहाँ पे कोई थीटा वीटा कुछ मैटर नहीं करता, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, सिंपली है अलजेब्राइक सम हो जाता है। यहाँ पे आप यहाँ पर कितने भी करंट ले आओ ले जाओ, वो सिंपल प्लस माइनस का हिसाब रहेगा उसका, एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि फोर्स जो होती है इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली, दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू माइनस E टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ से अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ये मैं अगर पूछता हूँ आपसे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रॉन को, कितना एक्सेलरेट करना चाहती है। तो इलेक्ट्रिक ये क्या हो जाएगा आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस E टाइम्स E। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, या एक्सप्रेशन हो जाएगा E अपॉन M टाइम्स E। सो दिस इज द what we say expression for the acceleration due to the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रॉन को, है ना, जिसका what we say चार्ज E है और मास M है, तो उसको कितना एक्सेलरेट करेगी वो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस E अपॉन M टाइम्स E, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, मैंने जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जैसे मैंने किसी इंस्टेंट टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है ना, तो इस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो लेट दैट वेलोसिटी बी u1, ठीक है। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n मतलब अनंत, कोई उसकी गिनती नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो हमने n मान लिया है। तो यहाँ पर u2 u3 अप टू क्या हो जाएगा आपका n इलेक्ट्रॉन की आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। बट मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि अभी इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं करी है तो ये वेलोसिटीज कहां से आई, ये वेलोसिटीज आपकी क्या है, थर्मल वेलोसिटीज है। और मैंने आपको क्या बताया कि नेट थर्मल वेलोसिटी इज व्हाट वी से इट इज 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि u1 प्लस u2 प्लस u3 टिल un अपॉन n, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, दिस बिकम्स इक्वेशन 2। लॉजिक समझ में आ रहा है? बस ये अलग अलग लॉजिक है जो आप लिख ले रहे हो। पहला लॉजिक ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगी, क्या कितना एक्सेलरेट करेगी आपने निकाल लिया, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट वी से इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी वजह से आपने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। फिर यहाँ पर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटीज होती है, थर्मल वेलोसिटीज होती है, ऑन नेट आपकी 0 होती है, क्योंकि अगर वो 0 ना होती तो आपके तो कंडक्टर में ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा होता, ठीक है, जो कि आपका ऑब्वियस सी बात है नहीं करता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देखो ठोकर तो खाएगा, ठीक है, ठोकर खाना बंद नहीं होगा, बट ठोकर खा के ना, जैसे मान लो इसके इनिशियल भी यहीं आ रही थी, फाइनल भी यहीं आ रही थी, अब क्या होगा, इनिशियल अगर यहाँ पे है ना, तो हो सकता है फाइनल कहीं यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ऑन नेट, हालांकि ठोकर अब भी खाएंगे वो, बट नेट जो इफेक्ट होगा उन पे, वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट करने का मतलब है मेरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे, दैट मींस दे विल बी गेनिंग सम वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेलरेशन। तो उसका एक्सप्रेशन क्या लिख देंगे हम लोग, जैसे v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a t, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टाइम। तो यहाँ पर हमने टाइम की एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, टाइम की हम लोग एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, यार रिलैक्सेशन टाइम सिर्फ इतना होता है, आप समझो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ भिड़ गया, मतलब इसने कुछ वेलोसिटी अटेन करी, फिर यहाँ टक्कर खा ली, फिर कुछ अटेन करी, फिर यहाँ टक्कर खा गई, फिर कुछ अटेन करी, यहाँ टक्कर खा गई, फिर कुछ अटेन करी, यहाँ टक्कर खा गई। तो ये जो टक्कर खाने का सिलसिला है ना, तो टक्कर के खाने के बीच में एक टाइम ऐसा आता है छोटा सा जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो उस टाइम में जब वो चल रहा होता है, फिर अगली टक्कर खा के दोबारा से 0 हो जाता है, तो उसके बीच का जो टाइम है ना, दैट इज टेकन एज रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम नोट करते हैं टाउ से, ठीक है, इसको बोलते हैं टाउ, TAU, ताऊ नहीं टाउ, ठीक है। तो ये टाउ है। तो अब आप मान लो कि ये जो
इलेक्ट्रॉन था जिसकी वेलोसिटी u1 थी, उसके करस्पॉन्डिंग रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग टाउ 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग टाउ 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग टाउ n है। ठीक है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा, कोई स्पेसिफिक थ्योरम तो है नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम सेम ही होना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n, आपके बहुत सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 अप टू un थी, उसके जो रिलैक्सेशन टाइम थे वो आपके टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 और टाउ n हो जाएंगे। लेकिन एक और आपकी क्वांटिटी हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको पता है इसमें आपको स्पेशली कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकाल दोगे तो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम तो मैंने आपको बता दिया क्या है। तो इसका अगर आप एवरेज निकाल दोगे मतलब टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ 1 डिवाइडेड बाय n, दैट विल बी गिविंग यू द क्वांटिटी दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको मैं सीधा टाउ से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी फाइनल वेलोसिटी ऐसे आ गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे आ गई, इसको मैं लिख देता हूँ टाउ 1, इसको लिख देता हूँ टाउ 2। ऐसे करते करते जो आपका nth इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, a टाइम्स टाउ 3। ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज में डिफरेंस पता लगेगा ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम, इनिशियल वेलोसिटी कहां से आ रही है, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम थर्मल एनर्जी, जिसका जो एवरेज होता है थर्मल वेलोसिटीज का वो जीरो होने वाला है। ठीक है, बट फाइनल वेलोसिटीज जो होंगी उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो होगा। ये जो थर्मल वेलोसिटी थी ना, यहाँ पे क्यों आपकी थर्मल वेलोसिटी जो एवरेज है वो जीरो आ रही है, बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। बट इन केस ऑफ व्हाट वी से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, योर व्हाट वी से आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी फाइनल वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ूंगा और इसका एवरेज ले लूंगा। तो जैसा कि मैंने बोला आपको, इसको जोड़ूंगा और इसका एवरेज ले लूंगा v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। सो ये आपका क्या आ जाएगा, मैं इन सबको जोड़ूंगा और n से डिवाइड करूंगा तो एक जगह आपका आ जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2। ऐसे करते करते हम जाएंगे un प्लस ए टाउ एन तक। यहाँ पर मैंने धोखे से 3 लिख दिया है, आगे मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और मुझे इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये n से डिवाइड होगा, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 टिल un को n से डिवाइड कर देंगे, प्लस a बाहर ले लेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n को भी आप n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैंने u1 को u2 को u3 अगर यहाँ पे है, जैसे u3 यहाँ पे है और ऐसे ही करके मैं un तक लेके गया हूँ ना, तो इन सबको मैंने बाहर ले लिया और n से, क्योंकि n तो कॉमन डिनोमिनेटर है ना, इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी, चाहे आप एक रख लो चाहे आप अलग अलग रख लो, बात आपकी सेम है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन a आप बाहर ले लोगे और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 आपके कॉमन आ जाएंगे। सो ये जो आ जाएगा आपका नेट थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी, और नेट थर्मल वेलोसिटी क्या होती है आपकी, जीरो होती है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो a है जिसका आपने वैल्यू कहाँ निकाली थी, ये निकाली है। ठीक है, एक्सेलरेशन a है और ये आपका नेट व्हाट वी से टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n अपॉन n, दैट कम्स आउट टू बी योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम a टाइम्स टाउ। ठीक है, सो योर फाइनल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आप ना एवरेज वेलोसिटी निकालो ना, आपने v1 प्लस v2 प्लस v अप टू vn गए, आपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी फाइनल वेलोसिटीज का आपने एवरेज निकाला है ना, तो दिस फाइनल एवरेज वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी a टाइम्स टाउ। स्पेस कम पड़ रहा था इसलिए मैंने यहाँ मिटा दिया। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ रही है ना, ये वो वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी आपसे क्या कह रही है, ये वेलोसिटी आपसे ये कह रही है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अगर हम एवरेज निकालें तो ऑन एन एवरेज वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात, कि ये जो v है हमने क्यों निकाला है, ये v हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पहले सिर्फ थर्मल एनर्जी के अंतर्गत मूव कर रहे थे, जिनकी थर्मल वेलोसिटी जीरो आ रही थी, आज के टाइम पे अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, आपने वो एवरेज वेलोसिटी निकाली है। ठीक है, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बोल देंगे vd इज इक्वल्स टू a टाइम्स टाउ। यहाँ पर आपका a क्या है, दिस इज इक्वल टू e अपॉन m e टाइम्स टाउ। यहाँ पर हम वेक्टर नोटेशन लगा देंगे बिकॉज दिस इज वेलोसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में ड्रिफ्ट करेंगे और उनकी ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज माइनस ई अपॉन एम टाइम्स टाउ। तो दैट मींस इसके ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी आप देख रहे हो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाओगे ये उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, जो कि बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ई तो आप लिख ही देना न्यूमरेटर में। अब आप टाउ को देखो,
टाउ का क्या इंपैक्ट होगा, टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा दैट मींस आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। रिलैक्सेशन से ये मत समझना कि रिलैक्सेशन वो टाइम होता है जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम ये होता है कि उसे रिलैक्सेशन किस चीज से मिली, टक्कर खाने से। तो उसकी अगर टक्कर खाने में जो समय है वो ज्यादा ज्यादा लगेगा ना, दैट मींस उसको ज्यादा टाइम मिलेगा एक्सेलरेट करने के लिए। ये जो एक्सेलरेशन है ना आपका माइनस ई टाइम अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन उसको ज्यादा एक्सेलरेट कर पाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा, आपका जो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने से आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। आपने डिपेंडेंस समझ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आनी है न्यूमरेटर में, आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो न्यूमरेटर में आना है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, हालांकि वो बात आपकी ठीक है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा लिमिटेड होता है, डिफाइंड होता है, और वो हमें पता है कितना होता है। बट यहां पर क्या है आपका, अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होता होता तो क्या होता, हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो और ज्यादा होती, क्योंकि उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपकी फोर्स आती है ना, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आता है, वो फोर्स ज्यादा होती। ठीक है, और अपॉन एम, अब भैया मास जितना ज्यादा है तो उतना धीमे ही आगे बढ़ेगा ना, मोटा आदमी धीमे भागता है, पतला आदमी तेज भागता है। तो इस हिसाब से ना आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट डिपेंडेंस किस पे है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंस किस पे है। आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अप्लाइड, एंड द relaxation time your electrons are getting, and inversely proportional to the mass of the electron। ठीक है, so this is the expression for your drift velocity of the electron। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि कुछ तो रिलेशन होगा ना कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन ऑन नेट किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही करंट होता है, दैट मींस आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो आपका करंट है दोनों में कोई रिलेशन बैठेगा। अब वो रिलेशन हम अगले लेक्चर में निकालेंगे। सो बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू।